सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये ताजा तस्वीरें यूपी के हाथरस जिले से आई हैं। हाथरस में भारत बंद में शामिल होने के लिए जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। देखिए कैसे हाथरस की सड़कें नीली हो गई। हर ओर जय भीम के नारे सुनाई दे रहे थे और नीले झंडे दिखाई दे रहे थे। बहुजन समाज ने आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध जताया। सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देंगे। भूगोल आज आपने देखा सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान। आपने देखा, ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है। हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपनी नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी। लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। फिर आपने बुआ मन से मान लिया, बीच में नाराज थे थोड़े से। मैं कभी नहीं दे, आप में से एक आदमी गवाही दे दो, कभी मैंने उनके लिए एक बुरा शब्द कहा, मैं कहीं नहीं देता। वो हमेशा हमारे वापस करो, वापस करो, वापस करो। दलितों पे अत्याचार
अत्याचार करना बंद करो, दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, दलितों पे अत्याचार करना बंद करो। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा भीम भीम के नारों से। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अरे हम उम्मीद लगाते हैं केंद्र सरकार से कि ये जो क्रीमी लेयर सिस्टम है ये जल्द से जल्द वापस करे, नहीं तो पूरे भारत में हम लोग फिर से अगर इस बार अगर नहीं सुनेगी तो फिर से हम लोग बड़ा स्टैंड लेने जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार को समझ में आ जाना चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इलेक्शन के साथ जो वर्गीकरण हो रहा है वो बेहद दुखद है और गलत है। केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और अगर नीति स्पष्ट नहीं होगी तो SC/ST के साथ जो ये भेदभाव किया जा रहा है वो ठीक नहीं है और हम लोग इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आप देख सकते हैं कि किस और इसीलिए हम लोग आज बिहार संपर्क क्रांति को रोकने आए हैं और हो सकता है तो हम लोग केंद्र सरकार को भी घेरने का काम करेंगे। मेरा नाम शशि किशोर पासवान है। क्या हम लोग इसलिए घेर रहे हैं कि संविधान के साथ वह बार बार जो छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया जो लागू की जा रही है इसके विरोध में हम लोग बिहार संपर्क क्रांति को घेरने का काम कर रहे हैं। आगे भी आज जो है पूरे स्टेशन पर जो है जो रेल का चक्का भी आज जाम रहेगा, इसलिए बिहार संपर्क क्रांति को ही रोकेगा। साधु जय भीम आर्मी। आज देख सकते हो सहारनपुर में किया गया चक्का जाम। बड़ा भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद। आप देख सकते हैं सब सहारनपुर की क्रांतिकारी धरती पर पड़े मंजीत सिंह नोटियाल जी का जलवा आप देख सकते हैं। ये बड़ा भाई संजय वाला और हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी राष्ट्रपति भीम आर्मी में चलवा आप देख सकते हैं। दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक IPS ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया। अब मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम और जानकारी हम लोगों ने दिया।
ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं और दुख की बात है कि ये देखिए, एक बार ही नहीं, सिर्फ लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, सिर्फ IAS IPS की नहीं, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने जो है ये चिट्ठी निकाली है और इस चिट्ठी में साफ तौर पे देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, यानी एकल पत्र के बहाने जो है इन लोगों ने जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। इस पे साफ तौर पे लिखा है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये तो हर जगह, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है और हमको तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। OBC शिवराज चौहान जो है OBC कैटेगरी से आते हैं, वो खत्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, शिवराज चौहान पिछड़ा का बेटा बोलते हैं और ये हर जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये लोग संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और संघ के लोगों को भरना चाहते हैं इन सब जगहों पर। जितना भी महत्वपूर्ण पद है जहां डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है, वहां ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमजोर तबका जो है, जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, आदिवासी हो, ये लोग जो है अहम पद पर ये लोग बैठे, ये खत्म करने की साजिश है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनके बदौलत सरकार है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग। इन लोगों को तो त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और मांझी जी क्रीमी लेयर के सपोर्ट करते हैं, क्या बात है? तो आप अपने बेटे को अपने क्यों बैठे? अब बाई इलेक्शन होगा तो फिर उनका परिवार का लोग को लड़ाएंगे चुनाव, आप क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं? ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा चेहरा उजागर हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? हाँ में हाँ मिला रहे। आज उनके पिताजी होते तो ये ऐसा होने देते, इसका कड़ा विरोध करते। रामविलास पासवान जी ने माइनॉरिटी के सवाल पर इस्तीफा देने का काम किया था। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? खाली मलाई खा रहे हैं सरकार में बैठ करके। बंगला दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, उसी में ये लोग खुश हैं। घर बर्बाद कर दिया, अब ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दलित समाज, आदिवासी समाज देख रहे हैं इन नेताओं को और समय पर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। बात अगर की जाए तो सरकार चल रही है, वही सवाल खड़ा होता है ना। चाहे वक्फ बोर्ड का नीति आया, चाहे SC ST का क्रीमी लेयर की बात आई, चाहे ये एकल वाला आया है और अभी IAS IPS की जो बहाली की जा रही है लेटरल के जरिए, तो ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब चुप्पी साधे में है। और इन लोगों ने बिल का समर्थन किया था वक्फ बोर्ड का। तो ये लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया है। ये लोग केवल चाहते हैं कि इनका मलाई सरकार में बैठ के खाते रहो, चाहे हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। एक समय था जब नीतीश जी कहते थे कि सबसे बड़े हिमायती वही हैं, EBC हो, SC ST हो, अति पिछड़ा हो, OBC हो। आज जो भी कुछ हो रहा है तो फिर नीतीश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन? नहीं, अब इसके पीछे तो अब क्या बताएं, उन लोगों को अपना बस मलाई खटना है सरकार में। और नीतीश कुमार जी तो थक चुके हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, संभल नहीं रहा बिहार। आज ऐसे जगह पे बैठे हैं, जो फैसला हम लोगों ने महागठबंधन ने लिया था 75% आरक्षण बढ़ाने का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने का, उस पर आज तक चुप है, मुंह में दही जमा के बैठे हुए।
तो देश की जनता जो है, बिहार की जनता इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 22 जातियां हैं। 22 जातियों में 4 जातियां डेवलप्ड 4 कहे जाते हैं, D4। उनके अलावा 18 जातियां यहाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे कमज़ोर हैं। हम लोगों की मांग है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं, उनका एक अलग वर्गीकरण कर दिया जाए, जिसका सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो उन लोगों का वर्गीकरण कर दे। वही वर्गीकरण करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है, सब हमारे का नेताओं ने भी बात की है। हम भी कहते हैं कि वर्गीकरण जात के आधार पर नहीं कीजिए, लेकिन आप शैक्षणिक आधार पर आप कीजिए। जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उसका पैरामीटर बताया है 20%, कि 20% तक जिनकी साक्षरता दर है वैसे लोगों को आप अलग शेड्यूल कास्ट में रखिए और इनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए। जात के नाम पर लोग कहते हैं कि जाति कर करके ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, तो हम जाति के आधार पर नहीं करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था शैक्षणिक पिछड़ापन सबसे बड़ा पिछड़ापन होता है। तो हम अम्बेडकर साहब के लोग हैं, इसलिए अम्बेडकर साहब के आधार पर ही कहते हैं कि 20% तक जितनी जनसंख्या साक्षरता दर हो, उन लोगों को 1% से 20% तक जितनी जनसंख्या हो उसी के अनुपात में हमको आप आरक्षण दे दीजिए, अलग कर दीजिए। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि लेटरल एंट्री के जो विज्ञापन है उसको रद्द किया जाए। इसको कैसे देखें? बहुत अच्छा किया गया है। जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था, तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब प्रधानमंत्री आम लोगों की बात को समझते हुए उसको ये किया है। हालांकि ये प्रेसिडेंस है, आज ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी अपना जान करके अच्छे लोगों को लाते थे, डिप्टी सेक्रेटरी बनाते थे और दूसरे लोग भी बनाते थे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कभी आरक्षण के संबंध में कोई बात नहीं की। लेकिन आज तो हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जब लोगों ने कहा कि इसमें आरक्षण नहीं है तो उन्होंने आरक्षण की बात को समझते हुए अभी जो पब्लिकेशन हुआ है, एडवर्टीजमेंट हुआ है, उसको स्थगित कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। हम समर्थन कैसे करेंगे भाई? जो D4 हैं वो अपना जो आज तक मैंने गुलछरा उड़ा रहे हैं 76 साल तक, कोई गुलछरा उड़ाने के लिए वो कर रहे हैं, और हमारे लोग बेचारा थूक चाट रहा है, थूक से सतुआ सान के खा रहा है। तो हम लोग तो 18 जाति यही मांग करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हमको अलग कर दीजिए। और उन लोग जो गुलछरा उड़ा रहा है वही आगे जाकर के आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग कैसे सहयोग देंगे? हम लोग तो उसको मैंने विरोध करेंगे। वो हीनियस क्राइम है, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार सचेत है और उचित कार्रवाई कर रही है। हम भी मांग करते हैं कि और सीरियस कार्रवाई हो करे और इस तरह की घटना न घटे, इसका सरकार प्रबंध करे। अब बहुत हो गया। ने कहा कि आप लोग सिर्फ सरकार में है, सुरक्षा पे है, और जो पिछड़ा और पिछड़ा के तेजस्वी प्रसाद विरोध में हैं, तो विरोध के अलावा वो क्या बोलेंगे? वो अपने पिताजी के काल को क्यों नहीं याद करते हैं? 2005 के पहले की याद करना चाहिए उनको। बीजेपी के डीएनए में आरक्षण का विरोध है। बीजेपी का वैचारिक स्रोत आरएसएस भी आरक्षण का घोर विरोधी है। यह बात हमेशा से स्थापित थी, पर अगले कुछ दिनों से ये और साफ होती जा रही है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं बीजेपी के आरक्षण विरोधी कदमों की। लैटरल एंट्री में आरक्षण नहीं रखा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ उसमें आरक्षण का पालन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में करीब 368 पदों के लिए छपे विज्ञापन में भी आरक्षण लुप्त है। व्यापक मांग, हर ओर से मतलब मांग आ रही है, उसके बावजूद मोदी सरकार जातिगत जनगणना से बचने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं आरएसएस के आरक्षण विरोधी चेहरे की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा, कोट अनकोट समीक्षा किए जाने की पैरवी की थी। 2017 में आरएसएस के तत्कालीन प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण को जारी रखने का विरोध किया था। आरएसएस के दूसरे सरसंचालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब विचार धन में जाति के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है।
राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस किताब के लेखक जयदेव डोले ने पुरजोर तरीके से यह बात कही है कि संघ आरक्षण के खिलाफ है। और यही नहीं, आरएसएस में रहे भंवर मेघवंशी जो दलित थे, उन्होंने कहा है कि दलित होने के कारण उनके साथ भेदभाव हुआ, और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब आई कुड नॉट बी अ हिंदू स्टोरी ऑफ अ दलित इन आरएसएस में बड़े साफ तरीके से किया है। बीजेपी नेता संविधान बदलने के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की। उनके विचार सुनकर तो आप बिल्कुल ही हैरान रह जाइएगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा है कि मैला ढोना जैसे अमानवीय पेशे को आध्यात्मिक अनुभव बताया है। और ये उन्होंने कहीं बोला नहीं है, किताब में लिखा है। यही नहीं, उन्होंने दलितों को एक समय में मंदबुद्धि तक कह डाला था, और संभवतः इसीलिए आदिवासी के सिर पर पेशाब हो जाए, दलितों पर हिंसा हो, दलित महिलाओं का उत्पीड़न हो, बर्बर रेप हो जाए, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी अमानवीय हरकतें मोदी जी के कार्यकाल में और बढ़ी हैं। लेकिन बीजेपी, आरएसएस और खुद मोदी जी कितना भी चालें, ना संविधान बदलेगा, ना आरक्षण खत्म होगा, और ना इस देश में शोषित वंचितों के हक का हनन होगा, क्योंकि कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। और ये बात आप याद रखिएगा। संविधान को कैसे बदला जा रहा है, इस बात को समझने के लिए भी आज का दिन क्यों खास है कि जब हम और आप यहां पर बैठे हुए हैं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग भारत बंद करने का कॉल दिए हुए हैं। इस बात को अगर आप जानते हैं, समझते हैं कि उन्हें भारत बंद क्यों करना पड़ रहा है, तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि संविधान पर कितना बड़ा खतरा इस मौजूदा वक्त में वर्तमान सरकार और उनके समर्थित लोगों के द्वारा। मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा, और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात की तारीफ की। आदरणीय श्यामलाल पाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी ये बात कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात सोशल मीडिया पर लिखी है, इस बात को पहले ही निर्देशित कर दिया कि जितने भी लोग बहुजन समाज के अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए इस समय काम कर रहे हैं, हमारे सारे लोग उनका साथ देंगे, उनका समर्थन करेंगे। ये एक बहुजन एकता का वक्त है यहाँ पर, क्योंकि पहले एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मगर वक्त बदल गया, चुनाव बदल गया, और यू टर्न लेना पड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र ने विपक्ष को और जनता को ताकतवर बना दिया है, और लेटरल एंट्री पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिख करके डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विज्ञापन वापस लीजिए, क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय की हत्या हो रही है। बहुत देर लग गई हुजूर ये हत्या देखते हुए, और जितनी बाकी जगहों पर हत्या हो रही है उस पर क्या करेगी सरकार? सिंगल कैडर पोस्ट के नाम पर एससी एसटी ओबीसी की हकमारी के लिए लेटरल एंट्री जैसे घोर संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी फैसलों को हमेशा के लिए खत्म करना क्या सरकार ऐसी नीति बनाएगी? क्या जितने भी जगहों पर सिंगल कैडर पोस्ट हैं, अगर वो उसे रिव्यू करने के लिए अपने चिट्ठी में लिख रही है, तो क्या इस देश के कुलपतियों के पद भी अब सिंगल कैडर नहीं रहेंगे, और हर जगह कुलपतियों में एससी एसटी ओबीसी के लोग भी दिखेंगे? क्या बहुजन समाज और सामाजिक न्याय के विचार को अब इतना ताकतवर बना दिया गया है कि सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है? और आरक्षण के खिलाफ जो ये नीतियां बनाते हैं, इनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने पर विचार करेगी? क्या कृषि वैज्ञानिकों के लिए सिंगल कैडर के पिछले साल आए विज्ञापन को वापस नहीं लेना चाहिए? क्या लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार ने यह समझ लिया है, और आरएसएस ने समझ लिया है कि देश में सामाजिक न्याय की विचारधारा अब केंद्रीय विचारधारा बन गई है? एससी एसटी ओबीसी की हकमारी अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसी वीडियो, इन सारे सवालों पर आज के वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। बधाई ले लीजिए वो लोग जो लेटरल एंट्री जैसे मुद्दे के लिए लड़ते रहे। हम लोग तो कई साल से आपको समझाते रहे, लेकिन कहे कबीर जायदा बही, जबे से चेता तबे से सही। आप जागे तो देखिए उसका रिजल्ट सामने है। हमारे जैसे लोग अगर छोटी मोटी कुर्बानी दे गए कोई बात नहीं, समाज अगर जाग गया तो इससे बड़ी खुशी क्या है? आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे।
स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो डीओपीटी को भी देखते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है श्रीमती प्रीति सुदान जी के नाम। उन्होंने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय डीओपीटी जो है उसके प्रमुख की बहैसियत एक चिट्ठी लिख करके कहा है कि लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग ने जो 7 अगस्त को जारी किया था उसको वापस ले लिया जाए। चिट्ठी में वो लिखते हैं कि ये लेटरल एंट्री आई है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के रिकमेंडेशन पर जो 2005 में बनी थी, जिसके चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली थे। उनका रिकमेंडेशन था कि 6 पे कमीशन जो 2013 में आया था उस पे कमीशन के साथ लेटरल एंट्री का रास्ता खोला गया था। दोनों एक साथ आए लेटरल एंट्री के साथ, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार इस चीज को खुद ही लेकर के आई हुई थी, यानी वो अपना मंशा बताते जा रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा वापस ले लिया जाए। चिट्ठी में लिखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टुवर्ड्स सोशल जस्टिस is upheld so that deserving candidates from marginalized communities get their rightful representation in the government services। यही बात हमारे जैसे लोग पिछले कई सालों से चीख करके, तथ्य पे तथ्य रख करके, आंकड़ों के साथ सबूत दे करके इस देश की सरकार को लगातार ये समझाते रहे कि आप एक तो सरकारी नौकरियों को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, इसके जरिए आरक्षण खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ आपने बैकडोर एंट्री यानी पीछे से ये जो एंट्री की बात की, दूसरी तरफ से लेटरल एंट्री के जरिए जब नियुक्तियां होंगी तो क्या उन नियुक्तियों के जरिए संवैधानिक आरक्षण प्रक्रिया का पालन हो सकेगा? क्या नहीं हो सकेगा। एक तरफ सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार में ही तो आरक्षण मिला एससी एसटी ओबीसी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें और इसी बात पर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे पर हारी है कि वो संविधान को भीतर से खत्म कर रही है। उस समय भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये फेक प्रोपेगेंडा है कि संविधान को खत्म किया जा रहा था। बहुत सारे लोग इस बात को मान नहीं रहे थे कि संविधान कैसे खत्म किया जा रहा है। लेटरल एंट्री उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे संविधान को भीतर भीतर कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश की 90% वंचित शोषित आबादी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देकर के प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी देने का बात किया ताकि देश चलाने में ये लोग शामिल रहें। ये केवल जनगणना रजिस्टर में दर्ज किए गए आंकड़े मात्र बनकर के न रह जाए। ऐसे वक्त में यह बात देखना दिलचस्प है कि अगर बाबा साहब के संविधान ने आरक्षण दिया, वो सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियों में दिया, सरकारी तंत्र में दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कार्यकाल से लेकर के अब तक लगातार सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्या ये आरक्षण को खत्म करना नहीं है? लेटरल एंट्री उसका सबसे खतरनाक उदाहरण बनकर के सामने आया और यू टर्न लेना पड़ा। 56 इंच की सरकार, एक अकेला सब पर भारी, और यही बात 2024 में मुद्दा बन गई विपक्ष के जरिए कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के लिए 400 सीटों को मांग रही। और ये बात विपक्ष ने ही अकेले नहीं कहा, ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके लोगों ने कहा था। और 24 के चुनाव में अकेले बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, और उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है।
कल्पना करके देखिए कि एक बिल जिसे सरकार संसद में ले आ रही है 2024 के बाद, मतलब अभी इस कार्यकाल में, और विपक्ष उसका विरोध करता है, तो सरकार उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे देती है, यानी जेपीसी को। इसका मतलब यह होता है कि एक कमेटी जिसमें सभी दलों के लोग रहेंगे, वो पहले इस पर विचार करेगा, अपना निर्णय देखेगा, तथ्य तर्क की जांच पड़ताल करेगा और तब सरकार से अपने सुझाव के साथ कहेगा इसमें संशोधन करके इस तरीके से ले आइए ताकि जनता के हक में ये न्यायप्रिय फैसला बने। पिछले 10 साल में, यानी पिछले दोनों कार्यकाल में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, ऐसे एक भी बिल उन्होंने जेपीसी को नहीं भेजा। लोग भूल गए थे कि जेपीसी भी कुछ होता है। किसानों का बिल आया, पूरे संसद को तानाशाही रवैये से अख्तियार करके पास करा दिया, श्रमिकों का कानून पास करा दिया, नई शिक्षा नीति बिना बहस के पास करा दी, क्रिमिनल लॉ चेंज कर दिए। क्या नहीं किया? और इस बार यूटर्न ऐसा कि किसानों के आंदोलन के बाद ये तो कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कमी आ गई थी इसलिए किसानों का बिल वापस रहे, आंदोलन के बाद। और इस बार जेपीसी को वो बिल दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो ले आ रहे थे यूट्यूबर्स को कंट्रोल करने के लिए, कि सब कुछ अब सरकारी नियंत्रण में हो जाए और सरकार जैसा चाहे यूट्यूबर वैसा काम करे। इस बिल को भी रोका और इस बार के सत्र में नहीं ले आई बीजेपी, जबकि वो लिस्टेड था। और अब लेटरल एंट्री का फैसला आया, क्योंकि इस लेटरल एंट्री के फैसले से बीजेपी का संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी चरित्र सामने जग जाहिर हो गया था। 45 विज्ञापन आए थे, 45, और 45 के 45 विज्ञापन अनरिजर्व थे। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिला था। और ये पहला विज्ञापन नहीं, अब इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। 2018 से शुरू किया लेटरल एंट्री मोदी सरकार ने, और उस पहली बार में 9 लोगों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया, लगभग 3000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लगभग 9000 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। और नीति आयोग ने इसका सुझाव दिया कि लेटरल एंट्री करिए, विशेषज्ञ लोगों को ले आइए और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाइए। पहले की सरकार इस तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक नहीं देती थी, और इसमें शर्त लगी हुई है कि लेटरल एंट्री से जो आएगा वो निजी क्षेत्र का ही होगा, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं आएगा। और तर्क दिया जा रहा था कि भाई विशेषज्ञ लोग चाहिए ताकि सरकार चलाने में फायदा हो। क्या सरकार के किसी भी सेक्टर में कोई विशेषज्ञ नहीं बना? कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार नहीं चला रही? क्या बिना विशेषज्ञ लोगों से देश चल रहा है? और प्राइवेट सेक्टर में ही सारी काबिलियत बची हुई है, फिर सरकार रिक्रूटमेंट कैसे करती है? और अगर कोई 30 साल तक कोई नौकरी करता है, एसडीएम, सीडीओ से लेकर के जो आईएएस बनता है, यूपीएससी की परीक्षा देता है, प्री मेंस इंटरव्यू, इतना दिन रात मेहनत, उसके बाद वो नौकरी पाता है तो सीडीओ से ज्वाइनिंग होती है, एसडीएम की ट्रेनिंग होती है, सालों साल ट्रेनिंग चलती है, और फिर सालों साल वो जनता का काम करते हैं, सरकारी तंत्र को समझते हैं, देश कैसे चलता है ये समझते हैं। और 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाता है तब कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। और लेटरल एंट्री के जरिए सीधे प्राइवेट सेक्टर से अपने मन पसंद के आदमी को ले आओ और उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दो। ऐसा इस सरकार ने पिछले बार कई बार किया है, और अब तक यही जितेंद्र सिंह, इन्होंने सरकारी जवाब में यह बताया कि अब तक 60 से ज्यादा लोग लेटरल एंट्री से आ चुके हैं। ये सरकार कभी इसका मानी नहीं। इस बार सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया, विज्ञापन वापस हो गया, और अब सरकार ये जवाब दे कि ये जो 60 से ज्यादा लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी लेटरल एंट्री से बना दिए गए, इसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है ना, कबूल कर लो आप। ये है सामाजिक न्याय की हत्या, ये है भारत के संविधान को कमजोर करना। अगर आप जहां आरक्षण नहीं दे रहे, इसका मतलब वहां एससी, एसटी, ओबीसी आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब वो पूरी प्रक्रिया कितनी भेदभावकारी है। उस प्रक्रिया में बैठे लोग एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, और इससे यह भी साबित होता है कि जहां आरक्षण नहीं होगा वहां एससी, एसटी, ओबीसी को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां मौका देने वाले ताकतवर पदों पर मुट्ठी भर लोग काबिज हैं। इस लेटरल एंट्री के फैसले पर सरकार यह भी जवाब दे कि जितने लोग लेटरल एंट्री से चुन करके आए, उन्होंने कौन सी ऐसी विशेषज्ञता जाहिर की, उसका रिव्यू तो सरकार करेगी और जनता को बताएगी कि देखो लेटरल एंट्री के बैकडोर एंट्री से हम जब ये विशेषज्ञ लोगों को ले आए तो सरकार के कामकाज में इतना अप्रत्याशित बदलाव आ गया। ये क्रांतिकारी काम हो गया इस मंत्रालय में। जरा जवाब दे सरकार, तब ना स्कीम को आगे बढ़ाओगे आप।
क्योंकि उस लेटरल एंट्री से आने वाले लोगों पर कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार उनको कुछ पूछ नहीं सकती। वो प्राइवेट सेक्टर से आएंगे 3 साल, और अगर एक्सटेंशन मिल गया तो 2 साल और 5 साल नीतियां बनाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बने रहेंगे। जो 30 साल से ऊपर जाता वहां सीधे वो पहुंच गए और फिर नीतियां बनाकर चले जाएंगे। और इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सारे आरएसएस के लोगों को देश चलाने के लिए भेजा जाए। तो सरकार जरा जवाब दे कि 60 से ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए, उन्होंने कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस दिया, जरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर देश को बताए। और इसलिए ये बताए कि क्योंकि उसमें आरक्षण की हत्या की गई, एक भी एससी ओबीसी नहीं। और ये है 2024 के बाद का भारत। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, और समाजवादी पार्टी ने तो घोषणा कर दी थी कि 2 अक्टूबर से लेटरल एंट्री के विरोध में जन आंदोलन खड़ा कर देगी। बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया, तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, और विपक्ष के विरोध के दबाव में एक अकेला जो सब पर भारी था वो यू टर्न ले लिया और लेटरल एंट्री का फैसला वापस कर दिया गया। तो क्या आरक्षण के बिना अब इस देश में कोई भी इस तरह का कानून चलेगा नहीं? इस नए विमर्श को मैं आपसे साझा कर रहा हूं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और आरक्षण उसमें तबाह कर दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहता रहा कि ओबीसी को 3.86% आरक्षण मिलना चाहिए था, 27% और 3.86% मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी। वो कहती रही कि घोटाला हुआ ही नहीं आरक्षण का। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जब रद्द किया तब जाके कोर्ट के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार मानी। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। तो भारतीय जनता पार्टी लेटरल एंट्री के जरिए क्या आरक्षण को तबाह कर देना चाहती थी? और इसलिए क्या अब आरक्षण का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा, सोशल जस्टिस का मुद्दा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया? लेटरल एंट्री ने इस देश को यह पैगाम दिया है। अब मेरा एक सवाल, क्या आरक्षण का इस तरह से अवहेलना करने वालों पर कोई कार्रवाई होती है? कोई सजा का प्रावधान है कि अगर आप संविधान विरोधी कोई फैसला लेते हैं, आप संविधान को बदल देने की कोई बात करते हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हो, चाहे लेटरल एंट्री में हो, किसी अधिकारी ने जब यह फैसला लिया या किसी समिति ने यह फैसला लिया तो क्या वो जवाबदेह नहीं हो? क्या भारत के संविधान की अब धज्जियां उड़ा दें और आप पर कोई कार्रवाई ना हो, कोई सजा का प्रावधान ना हो? और इसका सबूत मैं देना चाहता हूं एक और भर्ती से, और यह भर्ती निकली है कृषि वैज्ञानिकों की। इस भर्ती पर क्या करेगी सरकार, जरा इसका जवाब दे। मैं आपके विज्ञापन साझा करना चाहता हूं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली से 7 अगस्त 2023 को एक विज्ञापन आया था। वैकेंसीज नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023, और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ASRB invited vacant applications for filling up 368 posts of principal scientist and senior scientist as mentioned below to be filled up the permanent basis in different location at ICAR Research Institute। नीचे उस विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच आइटम and all the vacancies are unreserved। कोई आरक्षण नहीं, कोई एससी एसटी ओबीसी को मौका नहीं। और इस कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के 80 पद और सीनियर साइंटिस्ट के 288 पदों पर नियुक्तियों के प्रोसेस चल रहा है। क्या ये सिंगल कैडर नहीं है? और इस सिंगल कैडर का कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं एक टेक्निकल पॉइंट फिर से आपसे साझा कर रहा हूं कि जब जितेंद्र सिंह ने ये लेटर लिखा तो ये बात कही उन्होंने, सिंस दीज पोजीशंस हैव बीन ट्रीटेड एज स्पेशलाइज्ड एंड designated as single cadre posts, there has been no provision for reservation in these appointments. This aspect needs to be reviewed and reformed in the context of Honorable Prime Minister's focus on ensuring social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for lateral entry recruitment issued on
2024, यानी 17 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है इसको वापस लीजिए, क्योंकि हम सिंगल कैडर के इस चरित्र का फिर से रिव्यू करेंगे जिसमें एक भी SC ST OBC को मौका ही नहीं मिल पाता है। आपको पता है इस देश में वाइस चांसलर सिंगल कैडर पोस्ट, प्रिंसिपल सिंगल कैडर पोस्ट, और बड़े बड़े पद जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, रजिस्ट्रार, प्रो वाइस चांसलर, और जो नीतियां बनाते हैं विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, किसकी नियुक्ति होगी, कैसे पूरा विश्वविद्यालय चलेगा, सारे सिंगल पोस्ट होते हैं। आज इसीलिए इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी SC ST OBC वाइस चांसलर नहीं होगा। और है तो सरकार बताए कि कौन अपवाद है, एक SC एक ST एक OBC है क्या? क्योंकि सिंगल कैडर से आपने आरक्षण को खत्म कर दिया, और लगातार आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी और आरक्षण विरोधी लोगों की साजिश, RSS की साजिश रही है। इसलिए यह दबाव अब काम कर रहा है कि लेटरल एंट्री को पीछे करने के पीछे एक मंशा, ध्यान से इस लेटर को पढ़ने की जरूरत है कि वो सिंगल कैडर पोस्ट के चरित्र को भी रिव्यू करेंगे, क्योंकि जब भी आप सिंगल कैडर रखेंगे तो रोस्टर में पहला पोस्ट अनरिजर्व, और इसलिए सारे पोस्ट अनरिजर्व। इसलिए लेटर एंट्री में 45 लोगों का विज्ञापन आया, 45 अनरिजर्व। इसलिए वाइस चांसलर के पोस्ट सारे आरक्षण नहीं है तो कोई SC ST OBC नहीं, प्रो वाइस चांसलर कोई SC ST OBC नहीं। अपवाद छोड़ दीजिए, 1-8% पर नहीं बात करते हम। इस देश में जितने भी सिंगल कैडर पोस्ट हैं, जो देश चलाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं देश चलाने में, SC ST OBC वहां नहीं है। और ये लेटरल एंट्री उनके आने के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता। प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है ना, इतने ही ओबीसी कृषि मंत्री, OBC प्राइम मिनिस्टर और कृषि अनुसंधान विभाग ने सिंगल कैडर से सारे SC ST OBC के पद को खत्म कर दिया। ऑल पोस्ट आर अनरिजर्व्ड। ये OBC प्राइम मिनिस्टर और OBC कृषि मंत्री जवाब दें इसका। क्या लेटरल एंट्री की तरह ये ऐसी सारी वैकेंसियां वापस होंगी? क्या नया नियम ये बनाया जाएगा कि अब कोई सिंगल पोस्ट नहीं होगा, इस देश के एक चरित्र के सारे पदों का रोस्टर बनेगा और 27% OBC को और 22.5% SC और ST को रिजर्वेशन मिलेगा। देश चलाने में वो लोग रहेंगे, वो आपके केवल भ्रमित कराए हुए वोटर नहीं है। अब OBC SC ST जाग गए हैं और वो अपने अधिकार को मांग रहे हैं। और देखिए दबाव नरेंद्र मोदी जी, ये लेटरल एंट्री का फैसला आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि बहुजन समाज अब अपने हक और अधिकार को लेकर सजग है। आपने बहुत झूठ बोला उसको, अब आपस में उसको लड़वाते हैं रोज। OBC को वर्गीकरण करके OBC से लड़वा दो, SC ST का वर्गीकरण करके SC ST से लड़ा दो, और वर्गीकरण को आप करके जो पोस्ट नीचे बचेगी उसको खाली छोड़ दो, फिर अनरिजर्व से भर दो। इसलिए तो वर्गीकरण हर जगह चाहते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा, और इसलिए यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि लंबे समय से हम जैसे लोग इसके लिए आंदोलन करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, बहुत जोखिम उठाकर। देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो जाति जनगणना कराकर चलेगा, जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी। और अब समय रहते बीजेपी को यह बात समझ में आने लगी है, केवल RSS के हाथों में सब कुछ लुटा देना ही देश चलाना नहीं है। केवल लेटरल एंट्री को ऐसा रास्ता बना दो कि RSS के कैडर को लाकर भर दो, ये अब देश की जनता इतनी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और इसलिए आज यह बहुत अहम फैसला है और रिव्यू करेगा कि देश में बाबा साहब के संविधान की कितनी अहमियत है। इसलिए यू टर्न के लिए देश की जनता को बधाई, उस जनता को बधाई जिसने संविधान बचाने के लिए वोट दिया और बीजेपी को इतना कमजोर कर दिया कि वो अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही ज्वाइंट सरकार जो बनाई, अपने फैसले को वापस लेना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ये खूबसूरती और मजबूत हो, इसके लिए जागते रहिए, इससे पहले कि जागने लायक है न बचे। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी बातचीत को बहुत ध्यान से, और अगर आप समझ रहे हैं तो गांव गांव इन बातों को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये सामान्य वीडियो नहीं है, ये चेतना के जगाने की कोशिश है और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को गांव गांव पहुंचाइएगा। जुड़िए डॉक्टर लक्ष्मण यादव की यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब करिए उस चैनल को, घंटी की बटन दबाइए ताकि सूचना आप तक पहुंचती रहे कि अगली कौन सी जागने की बात हम आपसे साझा करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे
ऐसे ही जागने और जगाने वाले किसी चलो साहब जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आरक्षण हमारा कोई ठीक नहीं है, आरक्षण हमारा एक तरीके से हक है और उसे हम लड़ करके लेंगे, चाहे वो कार्यपालिका के खिलाफ हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका के खिलाफ लड़ करके लेना पड़े। नहीं सहेंगे संविधान का अपमान। एससी एसटी विरोधी, एससी एसटी विरोधी, आरक्षण विरोधी, उन्हें बनाना रास्ते, उन्हें बनाना रास्ते, सम्मान में, जनता सैनिक मैदान में, आरक्षण के सम्मान में, जनता सैनिक मैदान में, आरक्षण के टक्कर में, जनता सैनिक मैदान में, टक्कर में, काम करो। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।